इस धरती पर हम एग्जिस्ट करते हैं, ये हमारी धरती है। और सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि हमें अभी तक इस धरती के अलावा ना तो इस सौरमंडल में कहीं पर जीवन मिला है और ना इस यूनिवर्स के किसी और प्लेनेट पर। और ये सच है कि हम नहीं जानते कि हम कहीं जीवन खोज पाएंगे या नहीं। फिलहाल हमें नहीं पता कि सिर्फ धरती पर ही हमारा जीवन क्यों शुरू हुआ। अरबों साल पहले बड़ी ही रहस्यमय परिस्थितियों में इस धरती पर जीवन ने कदम रखा। अगर जीवाश्मों की बात की जाए तो हमें मिला सबसे पुराना जीवाश्म ये बताता है कि धरती पर जीवन की शुरुआत करीब 3.5 अरब साल पहले हुई थी। इसके बाद समय गुजरता गया। जिस लाइफ ने धरती पर जन्म लिया था वो भी इवॉल्व होते होते सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर हो गई और फिर समय के साथ साथ उसकी संरचना कॉम्प्लेक्स होती गई। इसी बीच उस लाइफ ने धरती पर कई पड़ावों को देखा, बदलते युगों और धरती के बदलते स्वरूप को भी। धरती पर रहते हुए उस लाइफ ने सिर्फ यही नहीं देखा, डिस्ट्रक्शन, बड़ी बड़ी सुनामी लहरें, हर तरफ फटते ज्वालामुखी, सूखा, दूर दूर तक दिखाई देती बर्फ की चादर, तबाही और मास एक्सटिंक्शन। जीवन इन सभी पड़ावों से गुजरा। अनेकों स्पीसीज आईं और इन मास एक्सटिंक्शंस में ही लुप्त हो गईं। लेकिन हर बार कुछ स्पीसीज बच जाती जो जीवन की उस गाड़ी को दोबारा से पटरी पर ले आती। लेकिन उन मास एक्सटिंक्शंस की वजह से पृथ्वी पर पैदा हुई अब तक करीब 99% प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। हमें खुद को कांग्रेचुलेट करना चाहिए कि हम भी उसी शुरुआती जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन किसी तरह से बचते बचाते हम आज भी जिंदा हैं। हम उन 1% में से हैं जिन्होंने कुदरत की हर आपदा का सामना किया है। और शायद हमें धन्यवाद करना चाहिए चूहे और छिपकली का, जिनके एंसेस्टर्स लास्ट मास एक्सटेंशन में खुद को बचाने में कामयाब रहे और जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर हैं। ये मास एक्सटिंक्शंस हमें धरती पर हुई लाइफ की प्रोग्रेस को बताती हैं कि कैसे जीवन ने इस धरती पर खुद को ढालना शुरू किया। इन इवेंट्स ने कुछ प्रजातियों के जीने के रास्ते को बिल्कुल बंद कर दिया तो कुछ के लिए नए रास्ते भी खोल दिए। आज तक हम धरती के इतिहास में सिर्फ 5 मास एक्सटिंक्शंस को ही ट्रैक कर पाए हैं और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 5 मास एक्सटिंक्शंस के बारे में जानेंगे। धरती करीब 443 मिलियन साल पहले। धरती पर उस समय ऑर्डोविशियन पीरियड चल रहा था। धरती की सतह पर अभी भी जीवन का कोई निशान नहीं था। पूरी की पूरी लाइफ समुद्रों में ही एग्जिस्ट करती थी। मोलुसिस और इसके अलावा कठोर शेल वाले सिंपल क्रीचर्स जैसे कि ट्रिलोबाइट्स ही समुद्र पर राज कर रहे थे। उसी समय की एक जबड़े वाली मछली का जीवाश्म भी मिला है और इस समय के अंत तक आते आते धरती की सतह पर पेड़ पौधे भी देखने को मिले। लेकिन ये सब ज्यादा देर तक नहीं चल पाया। उस समय की अगर धरती की बनावट को देखा जाए तो ये वो समय था जब धरती की लगभग सारी सतह धरती के दक्षिणी गोलार्ध की तरफ हुआ करती थी। एक हाइपोथेसिस के अनुसार समुद्र की लहरें बदलने लगीं, मौसम बदल गए और पूरा दक्षिणी गोलार्ध बर्फ की चादर के नीचे ढक गया। जैसे जैसे बर्फ बढ़ती गई धरती से स्पीसीज मरती गईं। वो वातावरण में आए इस बदलाव को सह न सके और मारे गए। वहीं कुछ प्रजातियां ऐसी भी थीं जिन्होंने उन ठंडी और ड्राई कंडीशंस को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन ये तो इस एक्सटिंक्शन की शुरुआत ही थी। इस ठंडे वातावरण के अनुसार नई प्रजातियां विकसित हुईं जो इस ठंडे वातावरण में रहने के लिए ही बनी थीं। लेकिन जैसे ही वो अपना वर्चस्व स्थापित करने ही लगी थीं कि वातावरण ने एक बार फिर पलटी मारी और पूरे हेमिस्फीयर में जमा बर्फ देखते ही देखते पिघल गई। जो पहले के सर्वाइवर्स थे वो इस बार मारे गए, कुछ पानी में डूब गए। धरती पर बढ़ती गर्मी कुछ प्रजातियों के लिए इतनी असहनीय थी कि वो भी जल्द ही खत्म हो गए और कुछ इस पूरे प्रकरण को ही नहीं सह पाए। वो एकाएक आते बदलावों को नहीं सह पाए और इस तरह से इस ऑर्डोविशियन एक्सटिंक्शन में
धरती पर उस समय मौजूद करीब 85% समुद्री जीवन खत्म हो गया था। हालांकि उस समय साउदर्न हेमिस्फीयर एकदम से ठंडा कैसे हुआ? आखिर वो कौन सी फोर्सेस थीं जिन्होंने इस मास एक्सटिंक्शन को ट्रिगर किया? ये आज भी डिबेट का मुद्दा बना हुआ है। कुछ थियरीज ये कहती हैं कि इसकी शुरुआत रॉक वेदरिंग यानी कि चट्टानों के डिसॉल्व होने, मेटेओर की बरसात या फिर गामा रे बर्स्ट की वजह से हुई होगी। लेकिन इन सब चीजों को प्रूव करने में दिक्कत ये है कि ये सब इवेंट्स आज से करीब 443 मिलियन साल पहले हुए थे। इसके बाद से टेक्टोनिक एक्टिविटी और कॉन्टिनेंट्स के खिसकने की वजह से सारे सबूत मिट चुके हैं। आज जिन समुद्री सतहों को हम देखते हैं वो सिर्फ 50 मिलियन साल से ज्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन यहाँ से भी अनेकों समुद्री जीव बच पाने में कामयाब रहे और उन्हें फलने फूलने के लिए भविष्य में एक लंबा समय अंतराल मिला। इसके बाद धरती पर आया सेकेंड मास एक्सटिंक्शन द लेट ऑर्डिविशियन पीरियड में करीब 372 से 359 मिलियन साल पहले। जैसा कि हमें पता है कि ऑर्डोविशियन पीरियड में वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे अपने शुरुआती रूप में आ चुके थे। इसके बाद डिवोनियन पीरियड में उस वनस्पति में विकास होना शुरू हुआ। पेड़ पौधे धरती की सतह पर आ गए, उनमें बीज बनने लगे ताकि वो अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा सकें। पानी से निकलकर जमीन पर आने की वजह से पेड़ पौधों को पानी स्टोर करने के लिए उनमें इनर वास्कुलर सिस्टम भी डेवलप होने लगा। हालांकि अभी तक इन पेड़ पौधों का किसी जमीनी शाकाहारी जानवर से सामना नहीं हुआ था और यही वजह थी कि उनकी ग्रोथ लगातार बढ़ती जा रही थी। माना जाता है कि इस एक्सप्लोसिव ग्रोथ ने उस समय एटमॉस्फेयर में CO2 के लेवल्स को काफी कम कर दिया था, जिससे एक ग्लोबल कूलिंग का इफेक्ट देखने को मिला। डेवोनियन पीरियड में एक्सटिंक्शन की शुरुआत इस पीरियड के अंत समय में हुई। इस पूरे एक्सटिंक्शन इवेंट में 2 मुख्य इवेंट्स थे जिसने धरती पर मौजूद मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। इसकी शुरुआत हुई करीब 372 मिलियन साल पहले। धरती पर प्लांट्स और इंसेक्ट्स की ग्रोथ काफी तेजी से हो रही थी, लेकिन जीवन का एक बड़ा भाग अभी भी पानी के नीचे समुद्रों में ही रहता था। लेकिन तभी वातावरण में बदलाव आने लगा और हालात इस कदर खराब हो गए कि समुद्र में रहने वाली करीब 50% आबादी खत्म हो गई। एक्सटिंक्शन के इस पहले इवेंट को काल्वसैर इवेंट कहा जाता है। हालांकि उस समय समुद्र में वर्टिब्रेट्स भी आ चुके थे, यानी कि ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। लेकिन इस इवेंट से वर्टिब्रेट्स को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसके अलावा समुद्र में जो इनवर्टिब्रेट लाइफ थी वो इस दौरान अपने खात्मे की कगार पर आ चुकी थी और कोरल रीफ तो इस दौरान खत्म ही हो गए थे। लेकिन ये तो इस एक्सटिंक्शन की शुरुआत थी। ये सब कैसे शुरू हुआ इस पर फिलहाल हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, पर यहाँ अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग विचार जरूर मौजूद हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस महाप्रलय की शुरुआत वातावरण में ऑक्सीजन की कमी की वजह से शुरू हुई थी। अब ऐसा मानने के पीछे कुछ ठोस कारण हैं। डेवोनियन पीरियड में सतह पर पेड़ पौधे, फंगस और तरह तरह की वनस्पति का खूब विकास हुआ। उस समय इन्हें खाने वाला फूड चेन में कोई भी नहीं था, तो 30 सेंटीमीटर की हाइट वाले ये पेड़ पौधे 30 मीटर तक जा पहुंचे। इनकी हाइट के बढ़ने से इनमें वैस्कुलर सिस्टम, ज्यादा खाना बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस, पानी स्टोर करने के लिए बड़े बड़े तने और रूट सिस्टम का भी इवोल्यूशन हुआ। ये सब धरती के ऑलमोस्ट हर जगह पर फैल चुके थे जहां पर कंडीशंस इनके लिए फेवरेबल थीं। लेकिन अचानक से इनकी ग्रोथ ने नदियों के पानी में से न्यूट्रिएंट्स को कम कर दिया था, जिससे वहां के जीव यूज्ड टू नहीं थे और वो सफोकेट होकर मरने लगे। साथ ही जो जीव मर रहे थे उनकी डीकम्पोज होती बॉडी भी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही थी और इस चीज ने एक ऐसी चेन रिएक्शन की शुरुआत की जिससे लगभग पूरी मरीन लाइफ को गहरा धक्का लगा। इसके अलावा इस मास एक्सटिंक्शन के दौरान सी लेवल कई बार राइज हुआ, जिसने एक बड़ी बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर दिया। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस इवेंट के पीछे जियोलॉजिकल कूलिंग एक मुख्य कारण था। जमीन पर पेड़ पौधों के बढ़ने से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एकदम से कम हो गया था, जिस वजह से पूरी पृथ्वी एक आइस एज में आ गई और जो स्पीसीज इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाई वो लुप्त हो गईं। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय
हमारी पृथ्वी वॉल्केनिकली काफी ज्यादा एक्टिव थी। किसी बड़े वॉल्केनिक इवेंट की वजह से ये मास एक्सटिंक्शन ट्रिगर हुआ था। इसके अलावा भी इस इवेंट को लेकर अनेकों हाइपोथेसिस मौजूद हैं। किसी का कहना है कि ये एक इम्पैक्ट इवेंट की वजह से भी हो सकता है, जैसे कोई बड़ा एस्टेरॉयड टकराया हो जिसकी वजह से परिस्थितियां बदली हों। तो कोई किसी बेहद बड़े सुपरनोवा एक्सप्लोजन की ओर इशारा करता है। क्लाइमेट चेंज और टेक्टोनिक इवेंट्स भी इसमें शामिल किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास इनको सही साबित करता कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। पर इसके बाद इस मास एक्सटिंक्शन की सेकेंड वेव आती है, जो कि कालवासेट से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। इसे हैंजरबर्ग इवेंट कहा जाता है और इसे एंड डिवोनियन एक्सटिंक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद डिवोनियन पीरियड खत्म हो गया था और इसके साथ ही धरती पर मौजूद लगभग सारी प्रजातियां भी। इस दूसरी वेव ने उस समय समुद्र और धरती पर पल रहे जीवों और पेड़ पौधों सबको बुरी तरह से प्रभावित किया था। एंड डिवोनियन इवेंट 359 मिलियन साल पहले हुआ था, लेकिन इसके बारे में भी हमें ये जानकारी नहीं है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। यूरोप में वैज्ञानिकों को 32 मील चौड़ा एक इम्पैक्ट क्रेटर मिला है, जो कि इसी टाइम पीरियड के दौरान बना है, जो ये बताता है कि पॉसिबली उस समय एक बड़ी मीटियोर स्ट्राइक की वजह से ये मास एक्सटिंक्शन ट्रिगर हुआ होगा। वहीं रिसर्चर्स का एक ग्रुप ये भी क्लेम करता है कि ये कोई एक्सटिंक्शन इवेंट नहीं था, बल्कि एक ऐसा पीरियड था जब लगातार जीवन अपनी कुदरती मौत मारा गया और उस समय एवोल्यूशन रेट स्लो होने की वजह से बायोडाइवर्सिटी में और स्पीसीज नहीं आ पाई, या फिर वो समय नई स्पीसीज के लिए अनुकूल ही नहीं था। ये एक्सटिंक्शन भी गुजर गया। धरती फिर से एक बार बेजान कई लाख सालों तक ऐसे ही पड़ी रही। जो इस महाप्रलय को झेल गए थे, ये उनके ग्रो होने का एकदम सही समय था। धीरे धीरे अनेकों छोटी बड़ी प्रजातियां निकलकर सामने आने लगी, जो इस दौरान बच गई थीं। उन्होंने जीवन को आगे बढ़ाना शुरू किया, पर एवोल्यूशन के लिए इस नई धरती के पास सिर्फ 100 मिलियन साल ही थे। ये समय भी जल्द ही बीत गया और आज से करीब 252 मिलियन साल पहले इस धरती ने सबसे ब्रूटल मास एक्सटिंक्शन को फेस किया। ये वाकई सबसे भयानक था। इसने धरती पर रहने वाली लगभग हर चीज को खत्म कर दिया था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र में रहने वाली करीब 96% प्रजातियां विलुप्त हो गई थीं। करीब 70% जमीन पर रहने वाले प्राणी इस मास एक्सटिंक्शन में मारे गए। उस समय तक धरती पर इंसेक्ट्स की एक बहुत बड़ी आबादी हुआ करती थी, लेकिन इस महाप्रलय के दौरान सबसे ज्यादा प्रजातियां इंसेक्ट्स की ही विलुप्त हुई थी। और यही कारण है कि इस एक्सटिंक्शन इवेंट को एक्सटिंक्शन ऑफ इंसेक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सतह पर पेड़ पौधे भी गायब हो गए। अनेकों प्रकार के जानवर पूरी तरह से विलुप्त हो गए, जिनके फॉसिल्स आज भी हमें धरती के नीचे कुछ इस तरह से मिलते हैं। इस समय धरती का सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया भी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में टूटना शुरू हो चुका था और उस समय जमीन पर एम्फीबियंस, शुरुआती रेप्टाइल्स और जाइंट फ्लाइंग इंसेक्ट्स राज किया करते थे। पर्मियन टेरासिक इवेंट आखिर क्यों हुआ, इसका कारण हम सही तरह से नहीं जान पाए हैं। जो भी स्पीसीज इस इवेंट में मारी गई थीं, वो जमीन के इतना नीचे दबी हुई हैं और कॉन्टिनेंट्स के टूटने की वजह से वो इस तरह से बिखर गई हैं कि सही तरह से कुछ भी पता लगा पाना बहुत कठिन है। रिसर्च ये बताती है कि ये इवेंट करीब 1 मिलियन साल तक चला और इस दौरान वैज्ञानिकों को अनेकों ऐसी चीजें मिली, अनेकों ऐसे बदलाव मिले जो एक बड़े स्केल पर स्पीसीज को खत्म कर सकते थे। लेकिन उनमें से भी हम किसी प्रिसाइज एक कॉज तक नहीं पहुंच पाए। धरती के वातावरण में एक बहुत बड़ा कार्बन आइसोटोप शिफ्ट आया था। मॉडर्न चाइना और साइबेरिया के इलाकों में बेहद ज्यादा बड़े वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे। कोल बेड्स में भयंकर आग लगने के प्रमाण भी सामने आए। इसके अलावा छोटे छोटे माइक्रोब्स की आबादी बढ़ने से वातावरण बदल गया और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में भी अनेकों बदलाव देखने को मिले। माना जाता है कि इनमें से किसी इवेंट या मल्टीपल इवेंट्स ने मिलकर धरती पर जीवन की दशा को ही बदल कर रख दिया था।
इस इवेंट ने धरती पर जीवन को बहुत क्षति पहुंचाई, जिससे रिकवर होने में जीवन को फिर से करोड़ों साल का समय लग गया। लेकिन अंत में धरती फिर से आबाद हो गई। कुछ पुराने और कुछ नए जीव इस धरती पर फिर से अपना जीवन जीने लगे और कुछ यूं ये महाप्रलय भी इतिहास में दर्ज हो गया हमेशा के लिए। लेकिन धरती की परतों में दर्ज ये इतिहास बस यहीं तक सीमित नहीं है। हमारी इस धरती ने 5 मेजर मास एक्सटिंक्शंस को देखा है, जहां पर जीवन लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन एवोल्यूशन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर एक्सटिंक्शन इवेंट के बाद कुछ नई प्रजातियों को आगे आने का मौका मिलता गया और धरती पर जीवन का चक्र चलता गया। आज से करीब 200 मिलियन साल पहले इस धरती पर चौथा बड़ा मास एक्सटिंक्शन हुआ। टेरासिक पीरियड के बाद क्रोकोडाइल्स जैसे बड़े बड़े रेप्टाइल्स, जिन्हें आर्कोसॉरस भी कहा जाता है, वो फूड चेन को डोमिनेट कर रहे थे। ये टेरासिक एक्सटिंक्शन कोई एक इवेंट नहीं था, बल्कि ये 18 मिलियन साल के एक बड़े टाइम स्केल पर हुए कुछ छोटे छोटे इवेंट्स थे, जिनकी वजह से उस समय धरती पर मौजूद लगभग आधी आबादी मारी गई। आर्कोसॉरस के खत्म होने के बाद ही जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स को इवॉल्व होने का मौका मिला। जो इस प्रलय से बच गए वो आगे इवॉल्व होकर डायनासोर बने और कुछ पक्षी के रूप में आसमान में उड़ने लगे। अब जीवन चक्र इस धरती पर 24 घंटे चलने लगा था। कुछ दिन के उजाले में शिकार करते तो कुछ रात को घात लगाकर अपने लिए खाने का इंतजाम करते। इस समय तक धरती पर जीवन एक जटिल प्रक्रिया बन चुकी थी। हालांकि टेरासिक एक्सटिंक्शन होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक पॉसिबल रीजन हो सकता है उस समय धरती पर हो रही वॉल्केनिक एक्टिविटीज। सेंट्रल अमेरिका के कुछ इलाकों में उस समय बाढ़ के कई सबूत देखने को मिले हैं। एक ऐसी बाढ़ जिसने धरती के एक बड़े रीजन को पानी के नीचे पहुंचा दिया था। बड़े बड़े वॉल्केनो इरप्शंस की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भारी मात्रा में एटमॉस्फेयर में पहुंच चुकी थी, जिसने ग्लोबल क्लाइमेट को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया था। वॉल्केनिक एक्टिविटीज और इससे ट्रिगर हुआ क्लाइमेट चेंज पूरी तरह से धरती के जीवन के लिए विनाशकारी साबित हुआ। सी लेवल्स चेंज हो गए, समुद्र का खारा पानी एसिडिक हो गया, जिससे बच पाना लगभग इम्पॉसिबल ही था। इसके अलावा कॉस्मिक इम्पैक्ट थ्योरी भी यहाँ पर हमें कई बार सुनने को मिलती है कि पॉसिबल है कि कोई मेटेओर धरती से टकरा गया होगा, जिसकी वजह से ये मास एक्सटिंक्शन हुआ। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि इस मास एक्सटिंक्शन के दौरान भी शायद कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट ना हुआ हो और ना ही कोई ऐसी कुदरती आपदा आई हो, और हो सकता है कि डिवोनियन एक्सटिंक्शन की ही तरह इस बार भी धरती पर एवोल्यूशन और लाइफ उतनी तेजी से ग्रो ना हो पाई हो जितनी तेजी से वो नेचुरल डेथ की वजह से जीव मर रहे थे। या फिर ये कहना सही रहेगा कि उनकी मृत्यु दर जन्म से ज्यादा हो गई थी और इस वजह से शायद ये मास एक्सटिंक्शन इतना ज्यादा बड़ा बन गया। लेकिन ये एक्सटिंक्शन इस जीवन के लिए कोई बहुत बड़ा सेटबैक लेकर नहीं आया, क्योंकि इसके बाद धरती पर अब तक के सबसे बड़े स्थलीय प्राणी राज करने वाले थे। जी हाँ, इस महाप्रलय के बाद जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स ने धरती पर अपना राज कायम कर लिया। पानी में कुछ सबसे विशालकाय जीवों का राज था। आसमान में फूड चेन में टॉप पर आने वाले परिंदे मौत बनकर मंडरा रहे थे और जीवन पर आतंक पसरा हुआ था। ये है द जुरासिक पीरियड, जिसे अधिकतर हम सब लोग जानते हैं। लेकिन इस दुनिया का अंत भी तो होना ही था। डायनासोर्स की अलग अलग प्रजातियों ने अपने समय में इस धरती पर करीब 50 से 100 मिलियन सालों तक राज किया। लेकिन जब इस सत्ता का अंत नजदीक आया तब एवोल्यूशन अपने चरम पर था। धरती के इस युग को क्रिटेशियस पीरियड कहा जाता है और इस एक्सटिंक्शन को क्रिटेशियस टर्शियरी मास एक्सटिंक्शन या KT मास एक्सटिंक्शन भी कहा जाता है। इस समय तक धरती पर जीवन और डाइवर्सिटी ने पूरी तरह से धरती को एक नया स्वरूप दे दिया था। लेकिन यहाँ पर दूसरे एक्सटिंक्शन इवेंट से बिल्कुल अलग हमें ये प्रिसाइजली पता है कि ये एक्सटिंक्शन आखिर कब और कैसे शुरू हुआ।
आज से करीब 65 मिलियन साल पहले 10 किलोमीटर बड़ा एक एस्टेरॉयड धरती से आकर टकरा जाता है। एक सुनहरा और शांत दिन अचानक आग की लपटों, आसमान से बरसते शोलों और जमीन पर पड़ी लाशों से अट गया। उस एक दिन में करीब 80% डायनासोर काल के ग्रास का शिकार हो गए। बाकी और प्रजातियां भी धरती से हमेशा के लिए विलुप्त हो गईं। एस्टिमेट्स हैं कि उस मास एक्सटिंक्शन की वजह से धरती पर रहने वाली करीब 75% आबादी खत्म हो गई थी। इस मास एक्सटिंक्शन के सबूत आज भी मेक्सिको के पास मौजूद चिक्सलूब क्रेटर के पास मौजूद हैं। कुछ स्पीसीज इस इवेंट के बाद आई क्लाइमेट चेंज की वजह से विलुप्त हो गईं। इस इम्पैक्ट के बाद धरती पर चारों तरफ तबाही ही तबाही थी। जहरीली गैसें हवा में घुल चुकी थीं। सुनामी ने समुद्री जीवन को खत्म कर दिया था। लेकिन इस महाप्रलय का सबसे बड़ा नुकसान जमीन पर रहने वाले जीवों को हुआ। आसमान में धूल और मिट्टी आने वाले कई 100 सालों तक उड़ती रही। सूरज की धूप न आने की वजह से धरती पर एक आइस एज भी आई। लेकिन जो जीव छोटे थे, जो ठंड को सह पाए, कम खाना और कम ऑक्सीजन में जो जीना सीख गए, सिर्फ उन्हीं की पीढ़ियों ने इस धरती पर उगता हुआ सूरज देखा और धरती पर फिर से जिंदगी और मौत का खेल खेलती प्रजातियां उमड़ पड़ी और एवोल्यूशन ने अपना काम भी बखूबी अंजाम दिया। वो प्राणी जो कभी अपनी जान बचाने के लिए बिलों में छिपे पड़े थे, उनमें से ही कुछ आज धरती पर राज कर रहे हैं और ये वीडियो देखकर मुस्कुरा रहे हैं और कुछ के माथों पर शिकन है। आखिर जीवन का ये सफर वाकई उथल पुथल भरा था। वाकई हम कर्जदार हैं अपने पूर्वजों के। लेकिन इस बार जीवन का ये सफर कितने समय तक चलेगा? आखिर छठा मास एक्सटिंक्शन कब होगा? अगर आपने 2012 मूवी देखी है या फिर अर्थ के डिस्ट्रक्शन से जुड़ी कोई भी मूवी देखी है, तो आपको पता होगा कि हमारी धरती का अंत किस तरीके से हो सकता है। बेशक हर मूवी में हम इंसान उस आपदा को रोकने की कोशिश करते हैं और शायद कुछ लोग मूवी के एंड में बच भी जाते हैं। ऐसी बहुत सी न्यूज आती रहती हैं और इवन बहुत सी यूट्यूब वीडियोस आपको मिल जाएंगी जहां पर यह बताया जाता है कि कौन से तरीके हैं जिनसे हमारी धरती खत्म हो सकती है, जैसे निबिरू और प्लेनेट एक्स की वजह से, मायन कैलेंडर और ऐसी ही कई प्राचीन भविष्यवाणियां, द ग्रेट फ्लड, अनस्टॉपेबल फायर, धार्मिक प्रोफेसीज, वॉल्केनोज, सुनामीज और स्पेस से आने वाली आपदाएं। इनमें से कुछ क्लेम्स वैज्ञानिक आधार पर दिए जाते हैं तो कुछ पूरी तरह से अलग होते हैं, जिन्हें ना तो वेरीफाई किया जा सकता है और न ही पहले से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। आज के आधुनिक युग में हम भ्रम में नहीं जी सकते। मनोरंजन के लिए निबिरू और प्लेनेट एक्स की कल्पना तो कर ही सकते हैं। जहां आज हम ये जानते हैं कि एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की घटनाओं को हम संभावनाओं के आधार पर ही देखते हैं, तो चलिए आज हम संभावनाओं पर विचार नहीं करेंगे और कुछ ऐसा देखेंगे जिसे होने से कोई नहीं रोक सकता। और क्या होगा इंसानियत और इस पृथ्वी का आखिरी अंजाम, द एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी। जी हाँ, ये कोई प्रोफेसी नहीं है, ये एक इनएविटेबल इवेंट है जिसे टाला नहीं जा सकता। हम ये जानते हैं कि आज हम इंसान इस धरती पर करीब 7.8 अरब की तादाद में हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। हमारा इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। आधुनिक मनुष्यों को इस धरती पर आए 3 से 4 लाख साल ही हुए हैं, लेकिन द ग्रेट एप्स यहाँ पर कुछ मिलियन साल पहले हुआ करते थे और उससे भी पहले कुछ स्पीसीज थीं जिनमें एवोल्यूशन हुआ तो वो ग्रेट एप्स बन गए। एवोल्यूशन का ये टाइमलाइन हिस्ट्री में 50 से 60 मिलियन साल पीछे जा सकता है, लेकिन समय में पीछे जाकर हम शायद ये देखकर चौंक जाएं कि इंसान कुछ ऐसे जीवों से धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। बेशक यहाँ पर हमें पता चलता है कि एवोल्यूशन एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, जहाँ पर हम एक सिंगल ह्यूमन टाइम स्केल पर कुछ खास महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन लाखों सालों के एक बड़े टाइम स्केल पर एवोल्यूशन इनएविटेबल है। एवोल्यूशन रुक नहीं सकता। जैसे जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी धरती पर कंडीशंस चेंज होती गईं, यहाँ पर रहने वाली स्पीशीज पर जिंदा रहने का प्रेशर भी उसी तरह से बदलता रहा। जो उस प्रेशर को झेलता गया वो आगे बढ़ता गया और जो नहीं झेल पाया उसने मौका दिया दूसरी स्पीसीज को आगे बढ़ने का। और इसी बीच जीवों में कुछ रैंडम जेनेटिक म्यूटेशंस भी होती गईं। कुछ म्यूटेशंस ने जीवों को उस बदलते परिवेश में ढलने में सहायता की और जीन्स ने
वो खूबियां आगे की पीढ़ियों में पास ऑन कर दी और इस तरह से हम आज की दुनिया देख पाए। म्यूटेशंस आज भी हो रहे हैं और होते रहेंगे। अनेकों खतरनाक बीमारियां जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से ही होती हैं और कई बार ये चीजें हमारे लिए वरदान भी साबित हो जाती हैं। लेकिन अगर बात करें आज से लाखों साल आगे की, बेशक हम इंसान यहाँ धरती पर तो होंगे ही, लेकिन एवोल्यूशन को कोई रोक नहीं पाया होगा। हम बात कर रहे हैं लाखों साल आगे के भविष्य की। वहां पर मनुष्य तो होंगे ही, लेकिन शायद सब इंसान नहीं होंगे। शायद कोई और ही स्पीसीज इस धरती पर राज कर रही होंगी और ज्यादा चांसेस हैं कि वो हम इंसानों का ही एडवांस्ड वर्जन हो। लेकिन उस समय पर भी इंसान और वो स्पीशीज नेचर का अल्टीमेट प्रेशर फेस कर रहे होंगे। ग्रह के बदलते क्लाइमेट और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, दूसरी स्पीशीज और इंसानों की वजह से, विश्व युद्ध, न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों की वजह से, नई बीमारियों और कुदरती आपदाओं की वजह से उन पर भी जिंदा रहने का प्रेशर बनेगा। म्यूटेशंस होते रहेंगे और इवेंचुअली किसी न किसी वजह से अंत आ ही जाएगा। किसी आपदा से कितने लोग बचे रहेंगे इस बात का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इंसान इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे। जियोलॉजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल टाइम स्केल पर आज नहीं तो कल इंसानी अस्तित्व खत्म होगा और वो हमारे लिए इस दुनिया के खत्म होने का पहला कदम होगा, जिसकी शुरुआत खुद हमारे खत्म होने से होगी। इसके अलावा जो इंसान दूसरे ग्रहों पर रह रहे होंगे या धरती से माइग्रेट कर चुके होंगे, वो शायद इस धरती पर कभी वापस आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो और भी भयानक होगा। द बॉइलिंग ऑफ अर्थ्स ओशंस। वैसे धरती को छोड़कर जो इंसान कहीं और चले गए होंगे, क्या एवोल्यूशन वहां पर उनका पीछा छोड़ देगा? ये सवाल आपके लिए है। खैर, धरती पर अगर वापस आए आज के समय में, तो ये हमें खुशकिस्मती लगती है कि हमारा ग्रह, हमारी धरती ठीक उसी साइज और मास की है जहां एटमॉस्फेयर हो सकता है, सूर्य से एकदम सही दूरी पर है। ऐसे पैरामीटर्स के ढेरों कॉम्बिनेशंस को मिलाकर हमारा ग्रह बनता है, जहां हमें जमीन पर बहता हुआ पानी जिंदगी के पनपने का जरिया बन जाता है। और अगर इन प्रॉपर्टीज में से किसी एक में भी हल्का सा बदलाव आता है, तो यहाँ पर लाइफ की सारी इक्वेशंस पूरी तरह से बदल जाएंगी। जो आज डाइवर्सिटी और वैरायटी हमें धरती के जीवन में देखने को मिलती है, वैसा कुछ भी नहीं होगा। अरबों साल पहले धरती समुद्र से पूरी तरह से घिरी हुई थी, किसी समुद्री दुनिया की तरह, जहां पहले सिंपल और फिर कॉम्प्लेक्स जीवन ने अपनी शुरुआत की। जमीन पर जीवन इसके करोड़ों साल बाद आया, पर इस दौरान एवोल्यूशन सिर्फ हमारा ही नहीं हुआ। हमारे सौरमंडल के केंद्र में बैठा ये सूरज भी एवोल्यूशन का ही शिकार है, और सबसे पहले ये इस धरती से समुद्र छीन लेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे सूर्य अपने अंदर की हाइड्रोजन को न्यूक्लियर फ्यूजन से हीलियम में बदलता जाएगा, सूर्य और भी गर्म होगा और एक्सपैंड होने लगेगा। वो और भी ज्यादा चमकदार हो जाएगा और भी ज्यादा एनर्जी रिलीज करने लगेगा। करीब 1 से 2 अरब साल बाद सूर्य से जो एनर्जी रिलीज होगी वो एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच जाएगी। वो एनर्जी इतनी होगी कि जैसे ही वो धरती के समुद्रों को हिट करेगी, धरती के समुद्र उबलने लग जाएंगे। जैसे ही समुद्र उबलने लगेगा, धरती का एटमॉस्फेयर वाटर वेपर से भर जाएगा, और जिसका नतीजा होगा एक ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि पूरी धरती को अपनी चपेट में ले लेगा। धरती का तापमान खतरनाक तरीके से बढ़ने लगेगा और उस समय हमारा ग्रह भी वीनस की तरह नर्क बन जाएगा। धरती पर कंडीशंस जीवन के लिए इनहॉस्पिटेबल हो जाएंगी। सरफेस पर रहने वाली लगभग सारी स्पीसीज खत्म हो जाएंगी। सिर्फ वही ऑर्गेनिजम्स बच पाएंगे जो बादलों के ऊपर रह सकते हैं, और इस तरह से कुदरती फैसला धरती पर आगे की जीवन की दिशा तय करेगा। लेकिन इंसान तो पहले ही खत्म हो चुके हैं या धरती छोड़कर जा चुके हैं, फिर भी कुदरत धरती के लिए और भी बेरहम होती जाएगी और आगे का फेज और भी खतरनाक होगा। द बैरन रॉक। आप सोच रहे होंगे कि समुद्रों का उबल जाना और भाप बनकर उड़ जाना बहुत बुरा था, लेकिन इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि धरती पर मौजूद हर एक चीज टूटकर बिखर जाएगी और उसके एटम तक इस दुनिया से चले जाएंगे। हर वो चीज जो कभी इस सतह पर रहा करती थी वो राख में तब्दील हो जाएगी। हर एक चीज का नामो निशान
मिट्टी में ही मिल जाएगा। यहाँ वो कंडीशंस हो जाएंगी जो आज हमारे सौरमंडल के पहले ग्रह मरकरी पर हैं। आने वाले 5 से 7 अरब सालों में धरती के साथ कुछ ऐसा ही होगा, जब सूरज की कोर में हाइड्रोजन ईंधन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और तब महाप्रलय शुरू होगा। इसकी कोर हीलियम और हैवी मेटल्स की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी और गर्म भी, जिसकी वजह से सूर्य की आउटर लेयर्स फैलने लगेंगी। जैसे ही सूरज एक्सपेंड होगा, उसकी बाहरी परतें ठंडी पड़ती जाएंगी, लेकिन इसके उलट सूरज और भी ज्यादा लुमिनस होता जाएगा। जैसे जैसे इसकी कोर और ज्यादा गर्म और कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी, वहां पर हीलियम फ्यूजन की शुरुआत हो जाएगी और हमारा सूरज एक मेन सीक्वेंस स्टार से एक सब जाइंट में बदल जाएगा और फिर सब जाइंट से फुल फ्लेजेड हीलियम बर्निंग रेड जाइंट में। और हमारी धरती भी फिर अपनी एग्जिस्टेंस के प्रेशर को फील करेगी, लेकिन वो इतना प्रेशर विदस्टैंड नहीं कर पाएगी। हमारा सूरज आज के मुकाबले करीब 100 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा और इसकी चमक आज से हजारों गुना तक बढ़ जाएगी। धरती पूरी तरह से उजड़ जाएगी और ये अपने ऑर्बिट से धीरे धीरे पीछे हटने लगेगी। नजदीकी ग्रहों मरकरी और वीनस को सूरज कब का निगल चुका होगा। हालांकि हीलियम बर्निंग का ये जो फेज होगा वो बहुत लंबा चलेगा, लाखों करोड़ों से लेकर अरबों साल तक, और आखिरकार सूर्य से हीलियम भी खत्म हो जाएगी। और जब ऐसा होगा, इसकी कोर और कॉन्ट्रैक्ट और गर्म हो जाएगी और फिर कोई एडिशनल फ्यूजन रिएक्शंस नहीं होंगी। सूरज जल्द ही मर जाएगा। एक बड़े धमाके के साथ इसकी कोर एक व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगी और इसकी परतें और ऊपरी सतह धमाके के साथ स्पेस में उड़ जाएगी, जिससे एक प्लेनेटरी नेबुला बनेगा। अगर इस फेज के दौरान उस रेड जाइंट ने धरती को नहीं निगला, फिर भी धरती के बचने के कोई आसार नहीं होंगे, और अगर निगल लिया तो कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगी, और अगर नहीं तो ये एक कब्रिस्तान बन चुके सौरमंडल में लगातार घूमती रहेगी और एक बुझे हुए छोटे से तारे का चक्कर लगाती रहेगी। लेकिन फिर भी ये कहानी का अंत नहीं है। स्वैलोड और रिजेक्टेड। अब चाहे धरती से इंसान बहुत पहले ही खत्म हो गए या छोड़कर चले गए, या फिर ये धरती रहने लायक नहीं बची, उसके बाद यहाँ पर मौजूद सबसे बेशकीमती चीज पानी पर हमला हुआ। उसके समुद्र सूख गए, वो उबलकर भाप बन गए। इसके बाद सब कुछ राख में बदल गया और फाइनली धरती अरबों साल तक कब्रिस्तान बने इस सौरमंडल में घूमती रहेगी। कॉस्मिक रेज क्वाड्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक धरती पर बरसती रहेंगी, लेकिन हमारी धरती उस समय भी किसी लाश की तरह एग्जिस्ट करती रहेगी। इस अंधकार से भरे अंतरिक्ष में ठंडे पड़ चुके तारे के इर्द गिर्द ये मंजर तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोलिजन, कोई ऑब्जेक्ट हमारी धरती से टकराकर इसे खत्म न कर दे या फिर अपने आप में समाकर इसका अस्तित्व न मिटा दे। ये ब्रह्मांड वाकई एक भयानक जगह है जहाँ पर वायलेंट चीजें होती रहती हैं, और शायद यही ब्रह्मांड का नियम है। इजेक्शन। कोई ऑब्जेक्ट हमारी धरती के पास से होकर गुजरेगा और धरती को ग्रेविटेशनली इस सौरमंडल से बाहर निकालकर फेंक देगा, और धरती किसी बेकाबू ग्रह की तरह इस अनंत ब्रह्मांड में अनंत काल तक ऐसे ही भटकती रहेगी। स्लो डेथ। धरती इसी सौरमंडल में बनी रहेगी जहां ना तो सूरज का प्रकाश होगा और न ही गर्मी। ये उस ड्वार्फ स्टार को अनगिनत बार ऑर्बिट करेगी और अंत में अरबों खरबों साल बाद उसी में समा जाएगी, और धरती की कहानी कुछ इस तरह खत्म होगी। ये दुनिया लाजमी तौर पर एक दिन खत्म होगी जहां हम रहते हैं, जिसे हम धरती कहते हैं। अगर क्रिएशन एक फैक्ट है तो डिस्ट्रक्शन एक अल्टीमेट फैक्ट है, और यहाँ पर हम कोई स्पेकुलेशन नहीं कर रहे, आंख बंद करके कोई तुक्का नहीं लगा रहे, बल्कि हमारी आज तक की विज्ञान की समझ और साइंटिफिक अचीवमेंट से निकाला गया एक नतीजा है। एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पर धरती का फ्यूचर हम जानते हैं, लेकिन जो निकट भविष्य है वो हमारे हाथों में है, हमारे दायरे में है। वो हमारी चॉइस है कि एज अ स्पीसीज हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बन रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। विज्ञान हमें भविष्य भी दिखा सकता है, लेकिन उस भविष्य को कैसे सुरक्षित करना है, कैसे जीना है आजादी और आत्मसम्मान के साथ, वो हमें तय करना होगा, ताकि हम इस ब्रह्मांड में एक अच्छा और बेहतर और एक लंबे समय तक एज अ ह्यूमन अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएं। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में,
हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लें। दोस्तों जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।